हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य को डिस्कस कर रहे हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल थ्योरी क्लास रहने वाला है। थ्योरी एक कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे आपके टू द पॉइंट सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर आप समय से मेरे साथ जुड़ते हैं, कंप्लीट सारी चीज़ों को देखते हैं और फॉलो करते हैं अगर पूरी अच्छे तरीके से, तो आपका हिंदी साहित्य बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल हमने जो पूरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास के संदर्भ में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ डिस्कस किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पद्धति को डिस्कस किया कि पद्धति कौन कौन सी आपकी होती है, क्योंकि कई बार जो है चीज़ों यही समझ में नहीं आती कि पद्धति आखिर होती क्या है। तो हमने पूरा पद्धति को डिस्कस किया, जहाँ से आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हमने देखें। पूरा जो है अभी हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कल मैं आपके साथ आदि काल को लेकर स्टार्ट करूँगी। तो पूरा जो है ये आपको बहुत ही ऑथेंटिक बहुत जगह के सोर्सेज लेके मैं चल रही हूँ। अगर आपसे मैं बताना चाहूँ तो डॉक्टर नगेंद्र की बुक यहाँ पे आपका जो है एक आधार लिया गया है इस नोट्स को बनाने के लिए। नगेंद्र की बुक हो गई, फिर शुक्ल जी की जो बुक है, शुक्ल जी की बुक और बच्चन की बुक, ठीक है। बिल्कुल मानक पुस्तकों को आधार बनाकर ये पूरा नोट्स आपके लिए बनाया गया है। बिल्कुल दूध में से मक्खन निकाल के मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये सभी चीज़ें जो है ये अगर आप नोट्स इसका अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 299 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। ओनली ऑन 299 रुपीज़, जो कि आप सबसे मिनिमम प्राइस होता है आपके मंथली रिचार्ज का मोबाइल का। तो मैंने यही सोच के ये प्राइस रखा है ताकि सभी लोग इसको लेने में सक्षम हो पाए। और ये जो नोट्स आपको मिलेगा ये प्रॉपर नोट्स रहेगा, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपके लिए बनाया गया है। आप खुद इसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप नोट्स लेकर के रिवीजन कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो इसका पूरा जो आप जानना चाहें अगर इसके बारे में, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप जो क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। जिनको भी पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये गारसादा तासी को देखा। इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं हमने डिटेल में इसको समझा। इसके बाद हमने शिव सिंह सेंगर के बारे में पढ़ा, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं सब हमने देखी हैं और बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। मिश्र बंधु विनोद के बारे में हमने देखा। उसके बाद इसका जो जितना भी विभाजन है किस प्रकार से इन्होंने किया है, जितने भी इम्पॉर्टेंट विभाजन है जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो भी हमने देखा है। इसके बाद देखिए रामचंद्र शुक्ल है। हमने कल रामचंद्र शुक्ल तक हमने ख़त्म कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा ख़त्म कर लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सबसे पहले एडविन ग्रीव्स। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया था, FEK से आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी ही बता देती हूँ। चाहे NVS हो, चाहे DSSB हो, चाहे BPSC हो, ठीक है, BPSC TRE 4.0 हो, या फिर EMRS हो, ठीक है, EMRS हो। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य अगर आपके सिलेबस में है तो एक बार पढ़िए और हर एक एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पूरा हिंदी साहित्य इतना लेंदी है आपका हिंदी साहित्य, लेकिन इसको बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको समेट दिया है। और आप जब इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि साहित्य कितना इजी है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने हर एक चीज़ को कंक्लूड किया है, जितनी भी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए बुक में तो सबके पास बुक है, लेकिन बुक को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने बुक से एक एक लाइन को छांट के यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी अभी तक आपके एग्ज़ाम में तथ्य पूछे गए हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एडविन ग्रीव्स का सबसे पहले देखते हैं। तो अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर से प्रश्न भी आपका बना है। तो जब ये हम आज ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका पूरा हिंदी साहित्य का ग्रंथ एकदम ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। इसका 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, आप पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आपको रट जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। चलिए
अब हम यहाँ पे देखें तो FEK का कौन सा ग्रंथ है, तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का परिचय मात्र, 1920 में। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों याद रखना है, ये आपका काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, एडविन ग्रीव्स का और FEK का। ठीक है, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और 1918 में, और FEK का जो है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का परिचय मात्र, 1920 में। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यहाँ से जो भी आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पूछा जा सकता है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सबसे पहले अगर आपका इतिहास ग्रंथ से क्वेश्चन अगर बनेगा इसमें, तो वो ये बनेगा, इनके ग्रंथ का नाम, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें विशेषता क्या थी, तो ये आप जानिए कि यहाँ पे 1000 वर्ष का ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काल विभाजन का वर्णन किया गया था। सिर्फ आदि काल से लेकर के भक्ति काल का ही वर्णन इसमें किया गया था। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन इसमें मिलता है, इसीलिए इसको अधूरा रचना भी माना जाता है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। पद्धति अगर पूछा जाए तो आलोचनात्मक है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका DSSS में पूछा जा चुका है और यूपी टेट में आपका ये क्वेश्चन बन चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य का तैयारी जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी TGT PGT के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं आपको 13,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, 13,000 लगभग मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ठीक है, पूरा साहित्य आपका बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए रहते हैं तो हिंदी साहित्य के लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े पेड कोर्स होते हैं ना, आपके 4-5 हज़ार से लेकर के 7,000 तक, इसमें भी आपको इतने कंटेंट नहीं मिलेंगे जितने मैं आपको दे रही हूँ, और मिलेंगे तो फिर इतने मिलेंगे कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बस आपको यकीन करना है, विश्वास रखिए, और जितनी चीज़ें करा रही हूँ इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम बात करें तो राम कुमार के बारे में, तो उन्होंने किसको प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को। ये मैं आपको एक अलग से करवाऊंगी, इसका क्वेश्चंस करेंगे कल हम, और इसके बाद जो रहेगा क्लास, ठीक है, 1-2 दिन तो लग जाएगा प्रैक्टिस में। जो ये पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा आदिकाल। आदिकाल में मैं आपको पूरा, सबसे पहले किसने आदिकाल को किसने क्या कहा है, इसके बाद कौन सा प्रथम कवि है, किसने किसको माना है, ये हम आपको पूरा अच्छे से एक बार में डिस्क्राइब कर देंगे। कोशिश हमेशा मेरी यही रहेगी कि आपको बहुत ही सिंपल वे में सभी चीज़ें बता दी जाएं, ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाएँ। और मैंने जो है पूरे PDF का जो मैंने ये रखा है, पूरा कलरफुल रखा है, ताकि आपको बोरियत फील ना हो और आप इसको पढ़ें तो आपको मज़ा आ जाए, बिल्कुल इसको बार बार रिवीजन कर पाएँ आप। आपके पास पूरी PDF आपको ओनली ऑन 299 रुपीज़, जिसको आप चॉकलेट खा के फेंक देते होंगे, इतने कम प्राइस में मैंने रखा है कि सारे लोग अफोर्ड कर पाएँ। बेसिकली मेरा पॉइंट यही था। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये प्रश्न तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन कहा किसने है? तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को संधि चारण काल नाम दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिर्फ चारण काल अगर कहा जाए तो गिरियर्सन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है गिरियर्सन ने सिर्फ चारण काल कहा है, लेकिन अगर रामकुमार वर्मा के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने संधि चारण काल कहा है। ठीक है, कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कालखंड ही लिखवा दिया है, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। संधि काल 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत, उसके बाद चारण काल, देखो दोनों है ना, संधि काल भी है और चारण काल भी है, तो दोनों नाम याद रखेंगे रामकुमार वर्मा के अकॉर्डिंग। 1000 विक्रमी संवत से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो ये पूरा जो है इन्होंने रखा है इसका क्रम। अब देखिए इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट हम और बात कर लेते हैं, क्योंकि रामकुमार वर्मा जो है उनका इतिहास ग्रंथ में ही ज़्यादा चर्चा होता है, और इसी में हम इनकी जो रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि इसको जब हम आगे हम सारे
जो विधा पढ़ेंगे, जैसे उपन्यास पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, सभी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो राम कुमार वर्मा बहुत कम आता है, इसलिए मैंने यहीं पे आपको कंक्लूड कर दिया सारा कुछ। देखिए इनकी पहली कविता कौन सी है, देश सेवा, 17 साल की उम्र में लिखी थी इन्होंने, और इनको 51 रुपये का पुरस्कार भी मिला था इसके लिए, ठीक है। ये आपका एक बार प्रश्न बना है, ठीक है, किस में बना है, आई थिंक ये यूपी टेट में बना है या यूपी टीजीटी में बना है, ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम था, यूपी का ही एग्ज़ाम था जिसमें ये प्रश्न आपका बना था। तो इनकी पहली कविता देश सेवा याद रखिएगा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना हम बात करें तो रामकुमार वर्मा की रचनाएं जो है वो 1922 से प्रारंभ हैं, और सबसे पहले देखिए वीर हमीर है, चित्तौड़ की चिंता है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट भी कर दे रही हूँ। देखिए निश्चित आपका पूछा जाता है, निश्चित कविता है, 1935 में रचित है। साहित्य समालोचना राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। और चित्तौड़ की चिंता है, अंजलि है, अभिशाप है, हिंदी गीति काव्य है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो है देखिए चित्ररेखा। याद रखना चित्रलेखा अलग है, चित्ररेखा अलग है, ठीक है। चित्रलेखा भगवती चंद्र वर्मा उनका नहीं है ये, ठीक है। चित्ररेखा जो है वो रामकुमार वर्मा का है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपका बन सकता है। पृथ्वीराज की आंखें मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है, और ये एकांकी संग्रह है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वीराज की आंखें क्या है, एकांकी संग्रह है। कबीर ग्रंथावली इन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 याद रखिए, 38 ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 39 भी रहता है, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर लगाएंगे जो भी आपके ऑप्शन में होगा। आधुनिक हिंदी काव्य जौहर, रेशमी टाई पूछा जाता है, रेशमी टाई ये भी इनका एकांकी संग्रह है। और ये भी याद रखें कि रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक माना जाता है, एकांकी विधा का, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैंने लिखा भी होगा, देखते हैं। शिवाजी, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग और कौमुदी महोत्सव। तो 3-4 जो रचनाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पे नोट भी किया है। देखिए ऐतिहासिक नाटक इनकी कौन कौन सी है, तो एकलव्य है, उत्तरायण है, और ओ अहल्या, ये 3 इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। और ये बात आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरफ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 79 ईस्वी तक इनका जन्म और मृत्यु का समय है, और क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम आगे भी बहुत बार पढ़ेंगे, तो चिंता मत कीजिए, काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में। जैसे जन्म इनका 1907 छपरा बलिया यूपी में हुआ था। ग्रंथ का देखिए क्रम यहाँ पे अगर पूछा जाए तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और 53। तो ये आपका 40, 52, 53 ऐसे भी याद रखिए। हिंदी साहित्य की भूमिका काफ़ी बार पूछी गई है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, ठीक है। अब इनका एक कथन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आगे हम इनके कथन और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जब हम कथन पर विशेष रूप से आपके लिए क्लास लेके आएंगे तो सारे कथन मैं आपको करवा दूंगी। उसमें मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए इसकी कहानी आप थोड़ा पहले समझ लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो भक्ति का उदय किससे मानते हैं, वो मानते हैं इस्लामिक की देन है। मतलब इस्लाम अगर भारत में आया है और उसी की वजह से जो है लोगों में डर भय का माहौल पैदा हुआ और वो ईश्वर के प्रति आसक्त हुए, इस प्रकार से भक्ति का आगमन हुआ। ये कौन कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन उन्हीं का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तब भी भक्तिकाल का साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा अब है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है जो आपका पूछा जाता है काफ़ी बार। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, याद रखेंगे। इनका प्रिय कवि कौन है, तो कबीर दास। द्विवेदी जी का प्रमुख कवि के बारे में अगर पूछा जाए तो वही हो जाएंगे। और कबीर नामक इन्होंने रचना भी लिखी है कबीर के नाम से, ठीक है। कबीर को कबीर नामक रचना लिखकर हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ये प्रश्न भी आपका एक बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कबीर को वाणी का कबीर की वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ठीक है, किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका काफ़ी बार बनता है। द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, अब्दुल रहमान। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक जगह करवा दूंगी, जब मैं आपको ये सभी चीज़ें करवाऊंगी तो वहाँ पे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। द्विवेदी जी ने
हिंदी साहित्य के विकास को चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सारे जो लाइन मैंने लिखा है ना, एक भी लाइन आपका फालतू नहीं है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बार बार इसको रिपीट कीजिएगा, पीडीएफ को बार बार पढ़िएगा, आसानी से आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इतना अच्छा तथ्य, इतने अच्छे फैक्ट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, एक जगह पे, ठीक है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये पंक्ति किसकी, ये कथन काफ़ी बार पूछी जाती है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। किसके बारे में इन्होंने कहा है, तो तुलसीदास के बारे में इन्होंने कहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन्होंने जो कालखंड में इन्होंने बांटा है वो है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में आपका बन जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति काल का समय क्या था। तो याद रखना पड़ेगा आपको 1400 से 1600 ईस्वी जो है वो भक्ति काल का समय था। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे। रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी। तो ये आपको डेट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। अब इनकी अगर हम रचना की बात करें तो देखिए, कुछ इनके निबंध संग्रह हैं, जैसे अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। ये इनके कुछ निबंध संग्रह हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका उपन्यास संग्रह, ये एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो ये जो है आपके उपन्यास संग्रह है। तो यहाँ से प्रश्न आपका विधा से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने अलग अलग डाला हुआ है। अब कुछ इनकी आलोचनात्मक कृति है, जैसे कबीर, इनकी आलोचनात्मक कृति है। सुर साहित्य, इनकी आलोचनात्मक कृति, याद रखिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सुर साहित्य। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये कोई नहीं जानता है, सभी लोग सूरदास लगा के आएंगे, ऑप्शन में रहता भी है। तो आपको ध्यान रखना है, आलोचनात्मक कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। नाथ साहित्य भी इन्हीं का है। और कालिदास की लालित योजना, ये भी आलोचनात्मक कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में 11 खंड में संकलित हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिए कि संदेश रासक का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही संदेश रासक का संपादन किया था। अब संदेश रासक से आपको ये याद रखना है कि अब्दुल रहमान को इन्होंने पहला कवि माना है ना, और इसीलिए इनके बारे में इन्होंने इनका संपादन भी किया है। अब संदेश रासक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रचना है आदिकाल का, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे ये कि एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है, 3 सर्ग हैं इसके, और 223 इसमें छंद हैं, ठीक है। जब आदिकाल करेंगे तब इसको हम और भी अच्छे से डिटेल में करेंगे। विक्रमपुर की वियोगनी का वर्णन है इसमें संदेश रासक में, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, और ये अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, ठीक है। तो इसको जब हम आदिकाल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 1928 ईस्वी। अब देखिए ग्रंथ इनका कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति जी कैसे हैं, पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, 1965 ईस्वी में इनका ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 2 खंड में प्रकाशित हुआ था, 1964 में पहला और दूसरा 1965 में, ठीक है। 64-65 याद रहेगा आसानी से। पद्धति पूछा जाए तो वैज्ञानिक है, इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास रचना की और वैज्ञानिक पद्धति में की, ठीक है। अब हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने किसे माना है, शालिभद्र सूरी को माना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ ये कहाँ से मानते हैं, ये प्रश्न आपका बना है, ऐसे ही नहीं डाला है मैंने, ठीक है। ये प्रश्न आपका बना है 1484 ईस्वी, या कहीं आपको 12वीं दिखेगा या फिर 11वीं उत्तरार्ध दिखेगा, यानी कि 12वीं ही हो गया ना, 11वीं उत्तरार्ध। तो ये 3 आपके जो हैं ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब कई लोग इसमें जानते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, पर इन्होंने 2 नाम और दिए हैं। प्रारंभिक काल भी नाम दिया है, उन्मेष काल भी नाम दिया है, और शून्य काल भी इनका नाम दिया गया है। जबकि मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। तो ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक कहा है और गणेश जी ने क्या कहा है, प्रारंभिक। क्या है, गणेश जी से ही पूजा प्रारंभ होती है, याद रख लेना। इसी प्रकार से गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए आगे यहाँ पे हम बात करें तो ये आपको अगर किसी ने भी पढ़ाया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी बार यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे लोग देखते हैं आरंभिक काल प्रारंभिक काल में कंफ्यूज है और यहाँ पे गलत भी बता दिया जाता है। तो अगर आपको ये आयोग ना भी माने ना, तो आप नगेंद्र की बुक जाके उठा के देख लेना। नगेंद्र की बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है।
प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी। याद रख लीजिएगा, गणपति चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। ये पूरा आपका गणपति चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग था। अब देखिए नगेंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा, इन्होंने कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। हाँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने संपादन किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा गया 1973 में, जिसका 6वां और 10वां खंड जो है इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है, ठीक है। और रीतिकाल की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका जो है वो बृहद इतिहास जो है, देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए एरो भी दिया हुआ है कि ये इसी का है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ से आपका प्रश्न ज़रूर बनेगा। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ही प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ठीक है। और इसी का जो 6वां खंड है वो ये है, रीतिकाल की भूमिका, जिसका डॉक्टर नगेंद्र ने जिसे लिखा है। अब हम 4 कालखंड की बात करते हैं जिसको बांटा गया है नगेंद्र के द्वारा। तो इन्होंने आदिकाल कहा है, भक्ति काल का है, रीतिकाल का है, आधुनिक काल का है। 7 सदी से 14वीं सदी, 14वीं सदी से 17वीं सदी, 17वीं सदी से 9वीं सदी, 19वीं सदी और 19वीं सदी से अब तक, ये पूरा है। इन्होंने आधुनिक काल को भी बांटा हुआ है, ठीक है। कैसे बांटा है, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। आधुनिक काल को इन्होंने बांटा है पुनर्जागरण काल, किन्होंने कहा है पुनर्जागरण काल, तो नगेंद्र हो जाएंगे। भारतेंदु काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है, 1857 से 1900 का समय माना गया है। इसके बाद द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा है, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद छायावाद काल 1918 से 1938 और छायावाद उत्तर काल। इसके अंदर 2 आ गया आपका प्रगति प्रयोग काल, जिसे 1938 से 53 तक है। इसके बाद नवलेखन काल जो 1953 से लेकर के अब तक है। ये डॉक्टर नगेंद्र की बुक से ही मैंने उठाया है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको भरोसा कर सकते हैं। और काफ़ी बुक को खंगालने के बाद मैं आपके लिए ये नोट्स बनाती हूँ, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जितने भी फैक्ट आपको दिए जाएंगे ये सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1984 ईस्वी में हुआ। इसके प्रधान संपादक कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र, और सहायक संपादक कौन थे, धीरेन्द्र वर्मा। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। इसी इतिहास ग्रंथ के 6वें भाग है रीतिकाल की भूमिका, जो नगेंद्र ने लिखी। अभी हमने ऊपर देखा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है ये कितने खंडों में है, ये भी पूछा जाता है। तो 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन प्रकाशित कितनी हुई, 16 खंड। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए जो भी आपके इम्पॉर्टेंट थे, जहाँ से आपका तथ्य से भी प्रश्न बनता है अलग अलग, वो सब हमने देख लिया। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और भी इतिहासकार हैं और उनका ग्रंथ है जिसको हम देखेंगे, जिससे सिर्फ नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी। इसके बाद आएगा नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, और एक है इनका आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा पॉइंट है पर यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो मैंने लगभग आपको 30 से 35 मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, पूरा ग्रंथ, और इससे बाहर आपका पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, जितना चाहे जो भी एग्ज़ाम हो आपका। राहुल सांकृत्यायन का है हिंदी काव्य धारा 1944 में, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा 1952 में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, हिंदी काव्य धारा और दक्षिणी हिंदी काव्य धारा, ये दोनों ही राहुल सांकृत्यायन की है। आगे देखिए, नामवर सिंह, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी में, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह का है। आगे देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य के अतीत प्रथम भाग का जो है 1959 में प्रकाशन हुआ और द्वितीय भाग का 1960 में। 59-60 आसानी से आप याद रख सकते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत याद रखिएगा इसी को। और हिंदी साहित्य का अतीत जो है ये 2 भागों में है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अज्ञेय। अज्ञेय का बहुत क्रम ही ग्रंथ आप जानते होंगे, पर यहाँ पे इनका एक ग्रंथ है जो कि पूछा जाता है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967। ये भी आपके नगेंद्र की बुक में दी हुई है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे भी डाल दिया है इसको, ठीक है, एक आधुनिक परिदृश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राम मूर्ति त्रिपाठी, इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं।
आगे देखिए शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसके बाद है प्रोफेसर महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार की रचना है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। ठीक है। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे का है हिंदी साहित्य की कहानी। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। डेट आपका जिसमें जिसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेट आपका पूछा जाता है ना, वहाँ पे आपका डेट डाला हुआ है। ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। विजेंद्र स्नातक, हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है 1996 में। और राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य भी इनकी रचना है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, विजेंद्र स्नातक की। आगे देखिए नीरजा माधव, नीरजा माधव की रचना है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। नेक्स्ट है आपका सुमन राजे होगा यहाँ पे। ठीक है, सुमन राज प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर देंगे। सुमन राजे है और मोहन अवस्थी, इन दोनों ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। ठीक है, तो ये आपका पूछा जाता है 2003 में। ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसके बाद है नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। याद रखें, हिंदी साहित्य नहीं, सिर्फ साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इन्होंने रचनाएं की हैं, पर आयोग ने कई बार इसके जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है, लेकिन आंसर आपका तब भी नलिन विलोचन शर्मा ही सही होगा। ठीक है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पर देखिए ये ओरिजिनल जो नाम है ना वो यही है, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र की रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। श्री परशुराम चतुर्वेदी, इनकी रचना है उत्तरी भारत का संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा। ठीक है। नेक्स्ट है श्री प्रभु दयाल मित्तल, इसकी रचना है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। नेक्स्ट है आपका श्री चंद्रकांत बाली, इनकी रचना है पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, इनकी रचना है हिंदी वीर काव्य, ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, हिंदी वीर काव्य। इसके बाद है आपका डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, इन्हीं की रचना है। और राजस्थानी पिंगल साहित्य भी इन्हीं की रचना है। तो राजस्थानी भाषा पर इन्होंने बात की है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है बुक हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। और इसका लास्ट हमारा डॉक्टर सियाराम तिवारी, मध्यकालीन खंड काव्य। तो ये आपका पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, हमने 2 दिन में इसको ख़त्म किया है। इसका पूरा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो भरपूर क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिससे ये समझ में आएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया कि नहीं। तो पूरा चैप्टर आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, 2 बार 3 बार जितनी बार आप कर सकते हैं इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ये पूरा आपको यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है इसका पद्धति हमने देखा, ये पूरा पद्धति है आपका कालक्रमानुपद्धति। इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति, किसने किस चीज़ का प्रयोग किया, ये सब हमने देख लिया है। ये आपको याद रखना है। विधेयवादी पद्धति में जो इसका जनक माने जाते हैं विधेयवादी पद्धति के, वो वैन माने जाते हैं। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया, तब गिरियर्सन हो जाएंगे। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। गारसदा तासी, ये सभी बातें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, सभी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता ही दी हैं। ये आप एक बार देख सकते हैं, गारसदा तासी की रचना है यहाँ पे, ये इनके बारे में पूरा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका PDF है, ये पूरी PDF आपको 299 रुपीज़ में मिलेगी। जितने भी लोग नए हैं उनको एक बार फिर से बता दे रही हूँ, 299 रुपीज़ में मिलेगी। पूरा इतिहास ग्रंथ वाला चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। और अगर अब आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो इसको लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्लास आपको फ्री मिल रही है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कल जो है इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो बस आपको रेडी रहना है। ये पूरा चैप्टर आपका 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये बात मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि अगर आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो हिंदी साहित्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, साहित्य को हम बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।